बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर चालू कर दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में मैंने जो बातें की थी वो मैं एक बार समरी बना देता हूँ। फाई एम यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की थी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह, मतलब जो कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करी थी वो सब कुछ हम यहाँ करेंगे। आप लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक स्टेप भी नहीं बदलेंगे, सब कुछ वैसा का वैसा करेंगे। हमने बता दिया था इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हर हालत में जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का जीरो होना जरूरी नहीं है अगर ये कंप्लीट लूप नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। तो क्लोज्ड होगा तो वो निश्चित जीरो आएगा, बाकी इसकी वैल्यू आएगी कुछ, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी है सिचुएशन अलग अलग है, यहाँ क्वेश्चंस हैं हमारे पास काफ़ी सारे, हम करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद में मैंने फैराडेज लॉ बता दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब जब दुनिया में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, चेंज होगा, समय के साथ उसकी वैल्यू चेंज होगी, तब तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें बिल्कुल क्लियर कट कह देता है कि भैया इस दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तब होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, वॉट एवर बी द कॉज ऑफ चेंज। ये एक अलग बात है, कोई मैग्नेट पास में आ रहा है, कोई दूर जा रहा है, करंट की वैल्यू कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, देयर मे बी मल्टीपल रीजन्स ऑफ चेंजिंग द फ्लक्स। जितने भी कारण हो, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, राइट। एक बात। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो ईएमएफ होता था उसकी वैल्यू बता दी थी, डी फाई मैग्नेटिक अपॉन डी टी, ये आपको ईएमएफ की वैल्यू बता दी थी। लेंज लॉ बता दिया था। लेंज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या, अपोज। हर हाल में अपोज होगा, यानी कि जो सिस्टम है वो आपकी हर उस एक्टिविटी का अपोज करेगा जिसके कारण फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ध्यान दीजिए, ईएमआई की घटना घटित क्यों होती है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आता है। तो भाई फ्लक्स में चेंज जिस कारण से आ रहा है उस कारण का हमेशा अपोज किया जाएगा। आप अगर मैग्नेट को पास में ला रहे हो तो अपोज होगा, दूर ले जा रहे हो तो अपोज होगा, जिस कारण से भी फ्लक्स चेंज आ रहा है उसका अपोज होगा। मान लो कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि इनवर्ड फ्लक्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है, मान लो आप कर रहे हैं कि साहब इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा, आउटवर्ड फ्लक्स पैदा करेगा। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आउटवर्ड फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम क्या करेगा, इनवर्ड फ्लक्स पैदा करेगा। यानी सिस्टम वो करेगा जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, यानी आप जिसको करना चाहते हैं या आप जो अपनी तरफ से करना चाहते हैं उसका अपोज होगा, तभी ईएमआई होगा, करेक्ट। चलिए अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद में इंड्यूस चार्ज भी मैंने बता दिया था, है ना। इंड्यूस चार्ज मैंने बता दिया था कि इंड्यूस चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड चार्ज होगा चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये भी हमने आपको बता दिया था, राइट। आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बार, सभी बच्चे एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला चार्ट देखें। इस फॉर्मूला चार्ट में इंड्यूस चार्ज के बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, डू योर सेल्फ के, ठीक है। ये डू योर सेल्फ के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अगले उसके अंदर कराऊंगा लेक्चर में। फिलहाल आज मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ, है ना। तो मेरी इच्छा क्या हो रही है, आज मैं आपको एक टर्म और डिफाइन करता हूँ, है ना। एक नई टर्म आज मैं डिसाइड करूँगा, उसको हम कहते हैं इंडक्शन। अब ये इंडक्शन जो है ना, ये दो तरह के हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। वैसे तो अगर हम फिजिक्स में इंडक्शन की बात करें तो बहुत सारे तरह के इंडक्शंस हैं, है ना, 10-20 तरह के इंडक्शन बन जाएंगे, क्योंकि इंडक्शन कुछ भी इंडक्शन होता है तो वो इंडक्शन ही होता है। यहाँ हम जो इंडक्शन की बात करेंगे तो एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों की बात करेंगे हम।
सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए ये सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, बेसिकली फंडामेंटली क्या चीज है ये। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक कॉइल है, आपके पास में कॉइल है ना, अकेली कॉइल है और दूसरा कुछ भी नहीं है, सिंगल कॉइल है। अब इस सिंगल कॉइल में आपने कोई करंट फ्लो कर रखा है, जिस करंट की वैल्यू या अमाउंट टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। इसका मतलब अकेली कॉइल है, सिंगल कॉइल है, इसमें आपने वेरिएबल करंट फ्लो कर रखा है। जैसे जैसे वेरिएबल करंट होगा तो इसके अंदर का फ्लक्स बदलेगा, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है इसके अंदर का, क्योंकि आपने जो करंट फिक्स कर रखा, करंट इसमें बहाया है, दैट करंट इज नॉट कांस्टेंट, वो आपने वेरिएबल करंट बहाया है। जब आप इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करते हैं तो बिकॉज ऑफ वेरिएबल करंट magnetic flux changes continuously. As the magnetic flux is changing continuously, so this coil creates an induced EMF उस फ्लक्स चेंज के कारण। तो इसमें इंड्यूस्ड EMF होता है। वो जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो जो हमने ओरिजिनल EMF लगाया उसके अगेंस्ट होता है, हमेशा इसका अपोज करेगा, इसका अपोज करेगा। हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड EMF जो है वो होगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डी आई अपॉन डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एल क्या है, एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये सिंगल कॉइल की बात है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस केवल सिंगल अकेली कॉइल का होता है। अकेली कॉइल सेल्फ का मतलब है उसी के अंदर बह रहा है, उसी में डेवलप हो रहा है। दोनों काम एक ही कॉइल में हो रहे हैं कि ओरिजिनल भी उसी में है और इंड्यूस्ड भी उसी में है। इंड्यूस्ड हमेशा ओरिजिनल का अपोज करता है, ओरिजिनल के अगेंस्ट होता है। दिस माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी कॉइल में डी आई अपॉन डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू होता है डी आई अपॉन डी टी, राइट। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो मैं यहां लिखूंगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये जो एल है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये इस टर्म का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये तो अकेली कॉइल की बात हुई। अब हम म्यूचुअल की बात करते हैं। म्यूचुअल में क्या होता है, कभी कभी दो कॉइल होती हैं। तो दो कॉइल कैसे होती हैं, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बताता हूं मैं आपको। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है एक कॉइल यहां रखी है, दो कॉइल है जी, और एक कॉइल आपने यहां रख दी। इस कॉइल में आपने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, गैल्वेनोमीटर। नो सोर्स ऑफ करंट, नो सोर्स ऑफ वोल्टेज, नो सोर्स ऑफ पावर, केवल कॉइल है और कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बेटा गैल्वेनोमीटर तो कोई वोल्टेज नहीं होता, गैल्वेनोमीटर तो कोई बैटरी नहीं होती, गैल्वेनोमीटर कोई सप्लाई नहीं होता, है ना, तो नो सप्लाई। ओके, यहां हम वेरिएबल सोर्स ऑफ करंट लगाते हैं जिसके अंदर वेरिएबल होता रहता है। यहां पर जब करंट समय के साथ बदलता है तो इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स बदलता है। जैसे जैसे फ्लक्स में चेंजेज आते हैं यहाँ भी चेंजेज आते हैं। आप वंडर करोगे कोयल में कोई अंतर, कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब इसको आप रखिए, इसको आप दूर रखिए, थोड़ा सा दूर रखिए। ऐसा नहीं कि अब आप इसको तो जो है ना रुड़की में रख दो, उसको दिल्ली में रख दो, ऐसा नहीं भैया। हाँ, इतना दूर नहीं रखना कमरे के अंदर ही अगल बगल में है। हाँ, मतलब आप 2-4 सेंटीमीटर या मतलब थोड़ी सी दूरी रख सकते हो। वैसे इतनी दूरी भी नहीं रखते हैं, दूरी बस ये होता है कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ना। बीच में वैक्यूम भी डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, होता क्या है कि जैसे जैसे इसका करंट चेंज होता है वहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है।
ये चीज़ जो है ना, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, कि इसके कारण उसमें इंडक्शन हुआ, इसे इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअल में मैं बताऊँ क्या चीज़ है, हमारी ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, पूरा का पूरा जो नेचर है, पूरा जो यूनिवर्स है, ये इंडक्शन से भरा पड़ा है। हाँ, इंडक्शन से भरा पड़ा है। तो वो इंडक्शन तो है ही, मतलब इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इलास्टिक इंडक्शन होता है, मतलब पता नहीं क्या क्या इंडक्शन है, ढेरों हैं, राइट। अब इसके अंदर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी, वन का मतलब फर्स्ट कॉइल, जो भी फर्स्ट कॉइल है जिसमें आप करंट बह रहे हो, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और E जब हम प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी वन, ये चीज आएगी बेटा। इसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैपिटल एम इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। चलिए, ये चीज जो है ना, दोनों चीजें बता दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि L को हमने कहा सेल्फ इंडक्टेंस, कैपिटल M को कहा हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, और मैं आपको बता दूं इन दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम होता है। क्यों, देखो ना, दोनों सेम है। आप देखिए कैसे, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। E बराबर माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, कॉइल नंबर 1। तो अब देखो, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ये अकेली कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस है, वो दो कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है, राइट। दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन सेम आएगा, यानी जो यूनिट डायमेंशन एल की आएगी वही इसकी आएगी, जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको आगे की बात बताने से पहले थोड़ा सा जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, वो मैं सारा बताना चाहता हूँ। देखिए, जब से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चालू किया है, तब से ढेरों क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं, शुरू से, जिस दिन से 12th क्लास का कोर्स चालू हुआ तब से लेकर आज तक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी काफ़ी क्वांटिटीज थी, आज भी हमने काफ़ी क्वांटिटीज पढ़ ली है अभी तक, है ना। अब मैं इन सब क्वांटिटीज़ का आज पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, पूरा खेल खेलने वाला हूँ, पूरी आपको जो है ना इनका इंटर रिलेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो इस क्वांटिटी को डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्वांटिटी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला मेरे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ माइनस डी अपॉन डी टी एल आई, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ माइनस डी फाइव एम अपॉन डी टी। अब आप ये जो मैंने लिखा है ना, इसको जरा ध्यान से देखेंगे ना आप, तो बहुत कुछ इसमें से आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ एल डी आई अपॉन डी टी की, है ना। तो ये क्या होगा, E बराबर, मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, यूनिट की बात कर रहा हूँ, इसलिए माइनस साइन वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप देखिए, एल आई अपॉन टी, डी आई अपॉन डी टी को मैं आई लिख देता हूँ, है ना। बेसिकली मैं यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ हो गई है E इंटू टी अपॉन आई बराबर L। चेक करना जरा, E है इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। T का यूनिट होता है सेकंड, और करंट का यूनिट होता है ओम, राइट। ये है सेल्फ इंडक्शन, नहीं सॉरी, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। वो एक्चुअल में वो जो है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम आएगा, है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसको कहते हैं ओम। तो ये ओम इंटू सेकंड है। बेटे, ये जो ओम इंटू सेकंड है ना, इसका नाम है हेनरी। अरे भाई, ये एसी तो बड़ा आवाज करने लग गया, इसको बंद करो। हाँ, हेनरी, ये आपका ओम इंटू सेकंड को हेनरी बोला करेंगे हम, राइट। चलिए आगे बढ़िए जरा। देखो बेटा, ई को हमने कहा माइनस डी फाइव एम अपॉन डी टी। आप एक एक क्वांटिटी को देखते चलो, है ना।
फाई एम को कहेंगे हम E इंटू टाइम, है ना। इसे आप ऐसे बोल सकते हो फाई एम अपॉन टी, E इंटू टाइम। E को क्या बोलेंगे हम, वोल्ट बोलेंगे, टाइम को हम बोलेंगे सेकंड। ये जो फाई एम बराबर हमने वोल्ट इंटू सेकंड बोला है ना, वोल्ट इंटू सेकंड, बेटा इस वोल्ट इंटू सेकंड को हम कहते हैं क्या, बताइए क्या कहते हैं, इस वोल्ट इंटू सेकंड को हम कहते हैं वेबर, नाम है इसका वेबर। वोल्ट इंटू सेकंड को हम वेबर बोलेंगे, करेक्ट। अब देखिए मैं डायमेंशंस पे जाना नहीं चाहता ज़्यादा, है ना। डायमेंशंस पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन तो निकाल ही लोगे आप लोग। वोल्ट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन वर्क। चार्ज क्या होता है, A1 T1। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, Q बराबर चार्ज, चार्ज बराबर क्या होता है, A1 T1, है ना। ओके, वोल्ट बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क आप जानते ही हैं, चार्ज आप जानते हैं, इसलिए डायमेंशंस नहीं निकाल रहा मैं, है ना। अब जब आपको वोल्ट आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है जी, रेजिस्टेंस होता है आपका वोल्ट अपॉन करंट, है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये सब आप जानते ही हैं, इसलिए मैं इसको डायमेंशंस को बनाना नहीं चाह रहा, वो कर लोगे आप लोग, हैं, टाइम खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं सीधे केवल यूनिट्स पर बात कर रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका वेबर। चलिए अब मैं वन बाई वन इसको स्टेप बाई स्टेप बात करता हूँ। तो आपका वोल्ट क्या हुआ, वेबर पर सेकंड, है ना, वो आपका वोल्ट है। राइट, चलिए अब हम ये बात कर, देखिए एल की हमने यूनिट क्या बताई आपको, हेनरी। वही यूनिट आपकी एम की भी आएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी आएगी, सेम यूनिट आएगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की है, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस की है। ये एल आई बोल दो, इसको इंडक्टेंस बोल दो, है ना, जिससे कि कहीं लेंथ ना समझ बैठो आप। एल आई आ गया, ये आ गया। अब देखो ये चीज़ें करने के बाद में मैं आता हूँ आपके जो एप्सिलॉन नॉट है ना, उस पर आ रहा हूँ मैं। एप्सिलॉन नॉट, बताइए एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट मुझे चाहिए, है ना, यूनिट चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन यूनिट, है ना। तो देखिए क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उसको हमने, और ए को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए को हमने क्या कहा था, फाई इलेक्ट्रिक, इसको हमने क्या कहा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी आपका एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट आएगा आपका क्यू अपॉन ई ए। अब जरा देखो क्यू क्या है, A1 T1, A1 T1। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, F अपॉन चार्ज, F अपॉन चार्ज। ए क्या है, ए है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया है साहब, एरिया है तो L2। अब आप देखो एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा आपका, डायमेंशन, और डायमेंशन तो आप निकाल ही लेंगे, फोर्स अपॉन चार्ज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं बात करना चाह रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पर। तो देखो बेटा ये है कूलॉम, ये क्या है, न्यूटन अपॉन कूलॉम, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। अब जब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया, ये कूलॉम स्क्वायर आ गया, थोड़ा सा इसको हम बदल देते हैं। देखो मैं इस कूलॉम को जो है ना 2 बार लिख देता हूँ, कूलॉम इंटू कूलॉम, और न्यूटन मीटर को मैं लिख देता हूँ न्यूटन इंटू मीटर। अब आप चेक करिए, न्यूटन इंटू मीटर को कहेंगे हम जूल, है ना, हाँ, न्यूटन इंटू मीटर को हम कहेंगे जूल। तो देखो क्या आएगा आपका, ये है कूलॉम इंटू कूलॉम, और ये है जूल इंटू मीटर। आप स्वयं चेक करिए, जूल अपॉन कूलॉम क्या था आपका, वोल्ट था, जूल अपॉन कूलॉम क्या था आपका, वोल्ट था। तो ये कूलॉम अपॉन वोल्ट इंटू मीटर, कूलॉम अपॉन वोल्ट आपका क्या था, फैरड था, याद करिए, बताया था, पहले बताया था, फैरड पर मीटर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया था। आज मैं इसी तरह की बात करूंगा म्यू नॉट के लिए। ये वाली बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में की थी, तो मैं आज बात करूंगा किसकी, म्यू नॉट की। म्यू नॉट क्या होता है जी, म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब देखिए इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते समय मैं लपेटे में कितनी सारी क्वांटिटीज को लूंगा
ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो बहाना है, असल में तो बहुत सारी क्वांटिटीज को लपेटना है। कैसे लपेटेंगे? फाई एम फ्लक्स, हमने कहा बी इंटू ए, कहा ना, कहा बी इंटू ए। फाई एम को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ई इंटू टी, ई इंटू टी को मैंने कहा था वोल्ट इंटू सेकेंड, अभी बोला था आज, है ना। इसको बोल दिया था वेबर, बोल दिया था, ये वेबर था। अब हम बात करेंगे बी की। बी क्या है बेटा? बी है फाई एम अपॉन ए, फाई एम अपॉन ए। अब ये जो बी है फाई एम अपॉन ए, इस बी को हमने कहा था मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा ही बोला था ना। एक मिनट में ज़रा देख लूँ कि चार्जिंग हो, वो मतलब वीडियो बन भी रहा है कि नहीं। उड़ी बाबा, एक मिनट बेटा ज़रा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं फिर दोबारा, हाँ बन रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो गया है। चलिए, फाई एम अपॉन ए। अब फाई एम अपॉन ए क्या है? देखिए, फाई एम की यूनिट होती है वेबर और ए होता है मीटर स्क्वायर, है ना। इसे हम कहते हैं टेस्ला, इसका नाम है टेस्ला, है ना, इट इज टेस्ला, टेस्ला। अब देखिए, 1 टेस्ला होता क्या है? 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये जो 1 वेबर होता है ना, इसे कहते हैं 10⁸ मैक्सवेल, और इसको कहते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है 10⁴ गाउस, इसका नाम है 4 गॉस, है ना। राइट। अब देखो, 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस, इसका मतलब 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। आप ध्यान दीजिए इस बात पर। तो हमने फाई एम बराबर जो वेबर कहा, उससे हमने यहाँ पर ये दोनों रिलेशनशिप निकाल दिए। टेस्ला इज बिगर यूनिट एंड गॉस इज स्मॉलर यूनिट। इसके बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। गॉस काफ़ी सारी जो है ना, एक्चुअल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो गॉस में ही देते हैं, टेस्ला में देते ही नहीं, क्योंकि टेस्ला थोड़ी बड़ी यूनिट है। अब हम आते हैं बी के बाद में वहाँ पर म्यू नॉट पर। देखो बेटे, बी बराबर हमने कहा म्यू नॉट I/2R, सबसे सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास सर्कुलर कॉइल का। मैं अब इसी में से वो निकालूंगा, क्या? म्यू नॉट निकालूंगा। देखना आप जरा मैं क्या करने वाला हूं। म्यू नॉट को बेटा मैं लिखने वाला हूं B इंटू 2R, 2R यानी लेंथ अपॉन I माने करंट। ये मेरे लिए म्यू नॉट है, करेक्ट। बी को हमने कहा टेस्ला। मैं थोड़ा सारा का सारा गेम खेलूंगा, पूरा वापस से खेलूंगा। टेस्ला यानी टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये रहा जी, हमारी ये सारी बात हो गई। लेकिन टेस्ला को मैंने कहा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, बोला ना अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको बोल दिया था मीटर अपॉन एम्पियर। ये थोड़ा सा जो है ना यूनिट्स का गुच्छा है, थोड़ा समझिए आप। ये वेबर अपॉन एम्पियर और ये है मीटर। तो देखिए, मैं कहूँगा वेबर अपॉन मीटर इंटू एम्पियर, करेक्ट। बेटे ये जो वेबर अपॉन एम्पियर है ना, इसको देखो मैंने आज थोड़ी देर पहले हेनरी बोला है, आज बोला है। आप कहोगे सर कब बोल दिया है? देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ मैंने कब बोला। मैंने बोला ई बराबर, या चलो पेज दिखा देते हैं आपको। कहाँ गया हेनरी? ये रहा। ओम इंटू सेकंड को हेनरी बोला, ओके। वेबर अपॉन मीटर को नहीं बोला हेनरी। ओम इंटू सेकंड को हेनरी बोला, ओके, राइट। कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, इधर देखना जरा। वेबर अपॉन एम्पियर चाहिए ना हमारे को, वेबर अपॉन एम्पियर को हम हेनरी बोलना चाहते हैं। तो देखो आपका ई बराबर क्या बोला हमने? ई बराबर हमने बोला L di अपॉन dt। di अपॉन dt को मैं I अपॉन t लिख दूँ, I अपॉन t लिख देता हूँ, राइट। इसको हमने फाई अपॉन t बोला बेटा, इसको हमने फाई m अपॉन t बोला ना। तो t से t उड़ा दो,
अब देखो आपका L क्या आ गया, L आ गया है आपका 5m/I, ये है आपका Weber/एम्पियर। देखो ये आपका आ गया हेनरी पर मीटर। क्या आ गया, हेनरी पर मीटर। देखिए आपको मैंने हेनरी पर मीटर यूनिट बताई होगी। एक्चुअली में यूनिट्स के बारे में मैं आज सारी बातें कर रहा हूँ, पहले हमने नहीं की थी क्योंकि मैं इस दिन का वेट कर रहा था कि इसी दिन मैं बताता हूँ वैसे सारी यूनिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो आपके पास में म्यू नोट आ गया, एप्सिलॉन नोट आपके पास आ गया, म्यू नोट आपके पास आ गया। चलिए रेजिस्टेंस आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ये सब पता है। आज हमने ये सब बता दिया। अब आप देखो एच क्या था आपका, एच क्या था बताओ। एच यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी था ना, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। हमने एच को क्या बोला था, B/म्यू नोट बोला था, B/म्यू नोट बोला था। और एच क्या था, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी थी। एच की यूनिट क्या थी, एच की यूनिट थी एम्पियर पर मीटर। आप देखिए एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर थी। मैं आज इसको यहाँ से एम्पियर पर मीटर लाने की ट्राई करूँगा, जिससे आपको एक रिलेशनशिप समझ में आए कि हाँ फिजिक्स में रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, राइट। देखो बी को हमने क्या कहा, बी को हमने कहा टेस्ला, तो एच बराबर हमने बी को बेटा टेस्ला कहा, टेस्ला कहा। म्यू नोट को अभी अभी 1 मिनट पहले हमने क्या कहा, हेनरी पर मीटर। तो ये हेनरी पर मीटर है ना। चलो अब इसको हेनरी को मैं स्मॉल हेनरी पूरा ही लिख देता हूँ, हेनरी पर मीटर, राइट। ये आपके पास में हेनरी पर मीटर आ गया है। अब टेस्ला को क्या लिखोगे आप बताओ, टेस्ला को आप लिखोगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आप टेस्ला को लिखेंगे और मैं मीटर को ऊपर ले जाऊंगा और हेनरी को यहां रख दूंगा, है ना। ये मीटर से मीटर गया, राइट। वेबर/मीटर को हमने क्या कहा, देखिए अब ये आपके पास में जो है ना, हेनरी/मीटर को हमने क्या कहा बताओ, वेबर/एम्पियर को बोला है हमने, ये हेनरी। तो ये हेनरी है, मैं इस हेनरी को वेबर/एम्पियर बोल दूं तो देखो क्या होगा, वेबर पर मीटर। अब मैं हेनरी को जो है ना वेबर/एम्पियर बोल देता हूं। देखो वेबर से वेबर कट गया और ये एम्पियर आ गया, आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, छोटा सा एक बड़ा छोटा सा गुच्छा है क्वांटिटीज का, और इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। और ये सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस की मैंने बताई दिया आपको, फैराड आ गया, आपको यूनिट डायमेंशन भी बता दी होगी उस समय। नहीं है कुछ तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअल में यूनिट डायमेंशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और डायमेंशन आप इन सब की निकाल सकते हो, सब आपस में लिंक्ड है, सब आपस में लिंक्ड है। थोड़ा सा आपको जो है ना इसको स्ट्रीमलाइन बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए हम जो है ना शुरू से चले आ रहे हैं, एकदम सिस्टम से चल रहे हैं हम, बिल्कुल भी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं किया है। पहले ये सब चीज़ें आपको डिफाइन कर दी जो आपको पता लग गया है ना। एल और एम सेम क्वांटिटी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वही आएगी। अब देखो यहाँ से हमने एल को स्टार्ट किया, एल से स्टार्ट करके हम यहाँ आए। सबसे पहले हमने एल को जो है ना हेनरी लिखा। अब देखो हेनरी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, वोल्ट/एम्पियर को हमने ओम लिख दिया, वोल्ट इंटू सेकंड को हम वेबर लिखते हैं, तो इसका मतलब वो वेबर/एम्पियर भी हेनरी है, ओम इंटू सेकंड भी हेनरी है, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ खास क्वांटिटीज़ के बारे में, जरा ग्रुप के बारे में बता दूँ, है ना। तो ग्रुप देखिए क्या है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज वो है 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। तो मैं √μ0 एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करूँगा, 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने म्यू नॉट की यूनिट क्या बताई, ये बताओ, म्यू नॉट की क्या यूनिट बताई आपने? म्यू नॉट की यूनिट आपने बताई हेनरी पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बताई, फैराड पर मीटर। ये दोनों यूनिट आपने बता दी, करेक्ट। चलिए अब जरा हम इसके अंदर की जो है ना रिलेशनशिप है, रियल रिलेशनशिप, उसके ऊपर जरा बात करना चाहते हैं कि क्या है ये। इसको हम आपस में चेंज करके और एम मतलब जो है ना अपन उसमें लाएंगे,
वेलोसिटी की यूनिट में, क्योंकि हमें पता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, वेलोसिटी होती है। पता है ना ये बात तो, कि इट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यूनिट स्पीड ऑफ लाइट की आनी चाहिए ना भाई, है तो आनी भी चाहिए, ऐसे बातें करने से थोड़ी हो जाएगा। तो देखिए मैं हेनरी को कुछ ऐसे तरीके से लिखूंगा और फैरेड को ऐसे तरीके से लिखूंगा जिससे वो चीज़ आ जाए। देखिए हेनरी कहाँ है हमारा, हेनरी ये बैठा है हमारा यहाँ पर, और हेनरी जो है हमारा वो है वेबर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार वेबर अपॉन एम्पियर लिख देता हूँ यहाँ पे, वेबर अपॉन एम्पियर लिख दिया, ठीक है ना। और अब देखिए इसको फैरेड लिख दिया, फैरेड, और इसको मीटर स्क्वायर लिख दिया, करेक्ट। चलिए अब वेबर अपॉन एम्पियर हम लिख चुके हैं, उसको फैरेड लिख चुके हैं, राइट। देखो 1 अपॉन, वेबर को क्या लिखोगे आप, वेबर को आप लिखोगे वोल्ट इंटू सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड लिखेंगे ना। और एम्पियर को आप यहां लिख देंगे केवल एम्पियर। मीटर स्क्वायर जो नीचे वाला सामान है उसको रहने दो। फैरेड किसकी यूनिट है, फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस की। हमने बताया था कैपेसिटेंस C बराबर Q अपॉन V। तो देखो फैरेड, फैरेड को मैं पता है क्या लिखूंगा, फैरेड को मैं लिखूंगा कूलम अपॉन वोल्ट। तो ये लो जी, फैरेड को मैं कूलम अपॉन वोल्ट लिख रहा हूं, अपॉन वोल्ट लिख दिया। अब जब मैंने फैरेड को कूलम अपॉन वोल्ट लिखा तो वोल्ट से वोल्ट काट दिया, है ना। अब देखो कूलम अपॉन एम्पियर आएगा, और यहां पर क्या है, सेकंड है कूलम अपॉन एम्पियर। एक मिनट सुनो, इसको जरा देखना आप, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है भैया, ये मीटर स्क्वायर हटना नहीं चाहिए। उडी बाबा रे, मीटर स्क्वायर हट गया तो आपका खेला पूरा खराब हो जाएगा फिर। ये मीटर स्क्वायर है। अब देखो ये एम्पियर वो कूलम है, तो मैं बताऊं आपको कूलम अपॉन एम्पियर को हम कहते हैं सेकंड। तो इसका मतलब ये सेकंड एक है और सेकंड एक है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कूलम अपॉन एम्पियर इज सेकंड, बिल्कुल, एम्पियर इज कूलम अपॉन सेकंड, कूलम अपॉन एम्पियर इज सेकंड। तो ये सेकंड, सॉरी ये सेकंड, 2 सेकंड हो गए। अब जरा देखो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, यानी कि वेलोसिटी आ गया जी। ये इन क्वांटिटीज का एक फैक्ट रिलेशनशिप है जो सामने पकड़ में आ जाता है पूरा का पूरा। आप जो है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट से स्पीड ऑफ लाइट तो निकाल ही सकते हैं, है ना। क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसको आप लिख सकते हैं 1/36 पाई इंटू 10⁹9। मैंने आपको पहले बता भी दिया होगा, यानी आज कुछ मैं नई चीज़ बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपके पास में आ गया ये चीज़। इसके अलावा आज मैं 1-2 बातें और करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ L इंटू सी की यूनिट, R इंटू सी की यूनिट, और L अपॉन R की यूनिट। ये दो, मैं तीनों की यूनिट डिस्कस करना चाहता हूँ। यूनिट, केवल यूनिट पर दिमाग लगाएंगे हम। यूनिट पर दिमाग लगा ले डायमेंशन अपने आप ही आ जाएगा। देखिए L का मतलब क्या है, L का मतलब है हेनरी, C का मतलब क्या है, फैरेड। एक मिनट, फैरेड। देखिए आप, L है हेनरी, C है फैरेड। जब हेनरी इंटू फैरेड को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं हेनरी को लिख रहा हूं वेबर अपॉन एम्पियर, आप लोग चेक करना। फैरेड को मैं लिख रहा हूं क्या, कूलम अपॉन वोल्ट, ये लो जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जरा वेबर को लिख रहा हूं वोल्ट इंटू सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड, ये वेबर को लिखा है मैंने, और नीचे एम्पियर है ना, और ये है कूलम, और ये क्या है वोल्ट। जरा वोल्ट से वोल्ट को काट देना, वोल्ट से वोल्ट को काट दिया ना, ओके। अब कूलम अपॉन एम्पियर, कूलम अपॉन एम्पियर को मैं कह दूंगा सेकंड, यानी कि ये सेकंड स्क्वायर हो गया है, LC बराबर सेकंड स्क्वायर। अब जब LC बराबर सेकंड स्क्वायर हो गया है तो इसका मतलब है कि अंडर रूट LC बराबर क्या होगा, अंडर रूट L इंटू C बराबर सेकंड आएगा,
आपको मैं बता दूं अभी कि जो हमारा अगला चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, उसके अंदर ये अंडर रूट एल सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बनने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बनने वाली है। इसका जो इन्वर्स आएगा ना 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज है। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट एल सी जो हर्ट्ज बनने वाली है, ऐसी फ्रीक्वेंसी बनने वाली है जिस पर हमारी आज की पूरी लाइफ टिकी पड़ी है। मतलब ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, और ये समझ लो पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट इसी क्वांटिटी से डील होने वाला है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अंडर रूट एल सी दिखने में तो लगा क्या है, एल क्या है, व्हाट इज एल? एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, सी इज व्हाट? कैपेसिटेंस। ये आपका आ रहा करेक्ट। अब जरा आर के बारे में और सी के बारे में बात कर लो। आर है बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या कहते हो आप? वोल्ट अपॉन एम्पियर। कैपेसिटेंस को क्या कहते हो? कैपेसिटेंस को तो वही कहते हो जो पुराने जमाने में कहते आ रहे थे, कूलॉम अपॉन वोल्ट, राइट। अब देखिए वोल्ट से वोल्ट गया, कूलॉम अपॉन एम्पियर को हम कहेंगे सेकंड, यानी आरसी भी सेकंड है। इसे टाइम कांस्टेंट बोलेंगे हम, जो कि हमने बोल भी दिया है, पहले प्राचीन काल में भी बोल चुके हैं हम, आरसी इज टाइम कांस्टेंट, है ना। तो आरसी को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, इसे बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, जो कि हम बहुत बार बोल चुके हैं। आज मैं एल अपॉन आर एक अलग क्वांटिटी बताऊंगा, इसे भी हम टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। देखिए एल क्या है? हेनरी है, हेनरी है ना, एक मिनट जरा, हेनरी। और आर क्या है? ओम। अब हेनरी अपॉन ओम, इसको मैं लिखने जा रहा हूं, देखना ध्यान से क्या लिखूंगा। हेनरी को तो मैं लिखूंगा ही वेबर अपॉन एम्पियर, जो कि आप कह ही चुके हो मेरे से कि लिख दो, है ना। ओम को मैं लिखूंगा क्या? ओम को मैं लिखूंगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। जरा चेक करना, ओम को तो वोल्ट अपॉन एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर से एम्पियर काट दें क्या? हाँ काट दो, काट दिया। वेबर को क्या लिखोगे आप? वेबर को लिखोगे आप वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन वोल्ट, तो आपका ये सेकंड आ गया। ये लो जी, ये भी टाइम कांस्टेंट होता है, ये एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है ना। यानी हम आगे की जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी बड़ी सरल है। हम पता है क्या करने वाले हैं, पूरी जिंदगी को जो हमारी सर्किटरी की लाइफ है उसे हम 3 चीज़ों के अंदर पैक करने वाले हैं। एक रेजिस्टेंस में पैक करने वाले हैं, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट। एक हम इंडक्टेंस में पैक करने वाले हैं, इसे कहते हैं इंडक्टेंस। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसे हम एल कहेंगे। एक हम कैपेसिटेंस में पैक करने वाले हैं। सारी मतलब जितना हमारा अप्लायंसेज है अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमारे घर में, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में काम आती है, उसे हम इन तीनों के अंदर पैक कर देंगे। यानी इसी के अंदर हम खेल खेलेंगे, सारा गेम खेलेंगे, है ना। तो आप देखिए कि आज मैंने आपको जो है ये सब चीज़ें बता दी, क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आने में, और बड़ा आसान सा है। आप अगर इसको जो है ना चेक करेंगे तो सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, और शुरू से लिंक्ड है, शुरू से लिंक्ड है ना। तो उसे आप चेक करते चले जाइए और सारा इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। इसके अलावा जैसे हमारा जूम सेशन में आप सारे डाउट्स जो है ना, अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर ये कैसे आ गया, क्या है, बोलना है। तो आप लोग जो है याद नहीं करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला भी याद नहीं करने की ज़रूरत है क्या? हाँ, मैं कहूँगा नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत आपके पास में क्वेश्चंस हैं, आप चिंता मत करो, आपके क्वेश्चंस काम में आएंगे। क्या ये सब हमें याद करना पड़ेगा कि एल की यूनिट ये है, ये है? देखो बात बताऊँ मैं आपको, धीरे धीरे करके ये चीज़ें याद अपने आप हो जाती हैं। फिलहाल आपको इंटर रिलेशन बता दिया है, अंदर का जो रिलेशन का नेटवर्क है ना, वो खोला है मैंने, है। अब याद तो मेरे को भी नहीं है, ऐसे थोड़ी नहीं कि बिल्कुल एकदम 100% पक्का याद हो जाता है ना, कभी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। हो जाए तो बुरी बात है, मतलब
ऐसे याद कैसे हो जाएगा भाई? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। जैसे मेरे को याद है सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, याद है ना। अब सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी आपको भी याद हो जाएगी थोड़े दिन में। अब जैसे कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, अब याद है ना, किया थोड़ी ना हमने, याद हो गया है। अब इनके इंटर रिलेशनशिप याद नहीं होंगे भैया। जैसे ये ऐसा हुआ, वोल्ट अपॉन एम्पियर हुआ, ये सब याद नहीं होंगे। ये सब, अब जैसे ईएमएफ है, ईएमएफ वोल्ट है, ये याद है ना। आई करंट है, ये याद है ना। अब जैसे ईएमएफ है, याद है। टी टाइम सेकंड है, याद है। तो फाई एम क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू सेकंड हो जाएगा। अब वोल्ट इंटू सेकंड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट है। इसका नाम वेबर बोला गया है, साइंटिस्ट ने इसको वेबर बोल दिया। अब इसको वेबर बोल दिया, वेबर बोल दिया, वेबर बोल दिया। अब 10-20 बार कभी क्वेश्चन में काम में आया तो याद हो जाएगा, नहीं भी याद हो तो कोई तूफान मच जाने वाला नहीं है ना। आपके जब एग्जाम में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो वेबर के साथ में बोलेंगे उसको कि मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। तो चिंताजनक स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये जैसे अब आपको चार्ज का पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो वो भी आपको पता है ना। बस गेम यहीं से खेलना है आपको। बाकी कूलोम आपको पहले से ही पता है, चार्ज क्या होता है, AT, एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलोम कहते हैं, या एम्पियर को। तो ये सब चीज़ें आपको लिंक बनता चला जा रहा है। यानी कोई भी चीज़ आउट ऑफ द लिंक उठ करके नहीं आया कि कहीं से उठ करके आ गया कि साहब पता नहीं कहाँ से आ गया है। अब जैसे ये B = μ0 आए, ये भी सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कहीं ना कहीं से। टेस्ला जो है, इसको हमने वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला। ये वाट मत समझ लेना इसको, ये वेबर है ना। हाँ, वो अपने आप निकल के आ जाएगा हेनरी पर मीटर, राइट। यहाँ से भी आपका ये जो है ना वेबर अपॉन एम्पियर अपने आप निकल के आ जाएगा। गाउस का मैंने आपको पूरा का पूरा बताया कि ये कहाँ से गाउस हुआ है। देखो ये रहा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये फाई एम बताया, तो वोल्ट इंटू सेकेंड बराबर वेबर हो गया। ये वेबर को हमने यहाँ मीटर स्क्वायर कर दिया, ये टेस्ला भी बन गया। टेस्ला को फिर हमने गाउस 10⁻⁻⁴ गाउस किया, तो गाउस टेस्ला का रिलेशन भी आ गया है ना। तो आज हमने ये डायमेंशंस एंड यूनिट्स को पूरा कर दिया है। डायमेंशन मैंने एक भी नहीं निकाली, तो डायमेंशन मैंने एक भी इसलिए नहीं निकाली कि मुझे लगता है कि मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं डायमेंशंस निकालने की। मुझे असली ज़रूरत इन सब चीज़ों की थी जो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप कह देना जूम सेशन में कि सर वो वाली चीज़ दोबारा बता दो, बता देंगे, ठीक है। वैसे ये जो है ना, ये फाइनल है, इसके अंदर लगभग सबका इन्वॉल्वमेंट आ गया है, और जो μ0 है, ये सब चीज़ें हम करेंगे ही करेंगे। अब हमारे पास में जो डू योर सेल्फ के देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे लगता है ये सभी क्वेश्चन मेरे को बताने चाहिए, है ना। 1 भी मेरे को बता देना चाहिए, 2 भी बता देना चाहिए, 3 4 5 6 7 8। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको ये सारे सवाल बता देता हूँ। उसके बाद मोशनल EMF की बातें करेंगे हम, ठीक है, राइट। चलिए, नमस्ते। ये इसको एक बार जरा कर लो, छोटा सा, बहुत मतलब ईजी सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। नमस्ते।